नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आपको वेटनरी मेडिसिन के बारे में बताया जाएगा। ये एक सीरीज़ रहेगी। इसका पहला चैप्टर मैं आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि वेटनरी मेडिसिन क्या है, इसमें क्या क्या स्टडीज़ की जाती है, कितने बाइफरकेशन है, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और इसी तरीके से आगे काफ़ी वीडियो आने वाली है, तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। वेटनरी मेडिसिन यह मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जिसमें पशुओं के विभिन्न रोगों के बारे में निदान, उपचार, रोकथाम एवं अध्ययन होता है। कोई भी बीमारी हो, उसका क्या वजह है, क्या उपचार है, क्या रोकथाम है, इसके बारे में स्टडी होती है। ह्यूमन मेडिसिन की तुलना में वेटनरी मेडिसिन दोस्तों थोड़ा सा जटिल है, विस्तृत भी है। पशु कुछ कह भी नहीं पाता, उसके बावजूद भी हमें उसके सिम्टम्स, उसको देख के उसके लक्षणों के आधार पर इलाज करना पड़ता है। ह्यूमन मेडिसिन में ह्यूमन बोल देता है, आदमी बोल देता है कि मुझे इस जगह पे बीमारी है या ये शरीर के इस हिस्से के अंदर दर्द हो रहा है, लेकिन पशु कुछ नहीं कह पाता, इसलिए इसको हम जटिल मानते हैं। और इसके अंदर इसीलिए इसकी विशेषता है और इसीलिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वेटनरी मेडिसिन की, कि उस पशु को देखकर उसके लक्षणों के आधार पे उसका डायग्नोसिस करना और डायग्नोसिस के बाद में उसको इलाज देना। इसीलिए वेटनरी मेडिसिन के अंदर दो पार्ट है, एक क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन है, एक प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन है। क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन में नॉन इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में पढ़ा जाता है, जबकि प्रिवेंटिव मेडिसिन है उसके अंदर इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में पढ़ा जाता है। तो पहले के बारे में बात करेंगे, क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन। इसमें किसी भी रोग के सही डायग्नोसिस करने की कला यानी कुशलता या डायग्नोसिस के बाद जो पशु की बीमारी है उससे मुक्ति पाने के उपाय बताए जाते हैं। इसी प्रकार प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन, इसमें रोग होने से पहले ही पशु को स्वस्थ रखने के विभिन्न उपाय बताए जाते हैं। रोग की रोकथाम करना, उसका कंट्रोल, उसका प्रिवेंशन, ये सब इसमें बताया जाता है। इसमें पशु के खान पान, रख रखाव के साथ ही टीकाकरण एवं रोग के होने के बाद में कंट्रोल कैसे करें, ये सभी उपाय इसमें बताए जाते हैं दोस्तों। एक नॉर्मल पशु को हम स्वस्थ कब बोलते हैं, इसकी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी पशु के शरीर की वह स्थिति जिसमें वह शारीरिक, कार्य की एवं मानसिक रूप से यानी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एवं मेंटल रूप से बैलेंस हो, वेल बींग हो, उसको स्वास्थ्य कहते हैं। और रोग किसको कहते हैं? अगर कोई भी पशु शारीरिक, कार्य की एवं मानसिक रूप से सही नहीं है, उसको रोग कहते हैं। शरीर की, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, शरीर की स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का बदलाव रोग कहलाता है, चाहे वो फिजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, मेंटल हो, किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसको रोग कहते हैं। और इसी किसी भी रोग का निदान उसके लक्षणों और कारणों के आधार पर किया जाता है। उसके सिम्टम्स देख के उसके पीछे क्या कारण था, क्या उसने खाया था, क्या चारा दिया गया था, क्या फीड दिया गया था, उसी के आधार पे उसकी हिस्ट्री लेके, एनालिसिस लेके फिर उसका इलाज किया जाता है। इसी सीरीज में दोस्तों मैं मेटाबॉलिक डिजीज़ के बारे में संक्षिप्त में कुछ बताना चाहता हूँ और इनकी बीमारियों के बारे में एक एक करके मैं आगे इसमें बताता रहूँगा। मेटाबॉलिक डिजीज़ क्या होता है? मेटाबॉलिक डिजीज़ वो होती है जो किसी विशेष न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है, जो पशु के शरीर के जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, जिसकी वजह होती है या तो उसके इनटेक में कमी हो, या वो बाहर ज़्यादा एक्सक्रीट कर रहा हो, या बॉडी के अंदर उसकी डिमांड ज़्यादा हो। तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे निम्न प्रकार की बीमारियां हैं जिनको मेटाबॉलिक डिजीज़ बोलते हैं: मिल्क फीवर, आप लोग जानते हो, डाउनर काउ सिंड्रोम, कीटोसिस, हीमोग्लोबिन यूरिया, हाइपोमैग्नीशियमी टिटेनी, पाइका और पोलियो एनसेफेलाइटिस। दोस्तों ये बीमारियां हैं जिनको मेटाबॉलिक डिजीज़ बोलते हैं और ये फील्ड कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इन्हीं की वजह से एक किसान को सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस इन्हीं डिजीज़ की वजह से होता है। मिल्क फीवर आप सब जानते हो, डाउनर काउ सिंड्रोम, कीटोसिस, हीमोग्लोबिन यूरिया, हाइपोमैग्नीशियम टिटेनी, पाइका, पॉलीएन्सेफेलाइटिस। पहली बीमारी जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर सब लोग जानते हो, हाइपोकैल्शियमिया भी बोलते हैं इसको, पार्चुरेंट एपोप्लेक्सी भी बोलते हैं और काविंग पैरालिसिस भी बोलते हैं। काविंग पैरालिसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काविंग के टाइम पे जब ब्याती है उसके कुछ समय पहले या कुछ समय बाद में ये बीमारी होती है। पैरालिसिस इसलिए बोलते हैं कि ये पशु इसमें बैठ जाता है, लेटर लिकमेंसी में चला जाता है, कुछ कर नहीं पाता, खाना पीना बंद कर देता है और अपनी फ्लैंक रीजन के अंदर अपना सर रख के और बैठा रहता है। दोस्तों इस बीमारी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यह रोग गाय या भैंस में ब्याने के कुछ समय पहले या ब्याने के बाद कुछ ही दिनों में होती है।
यह रोग विशेष रूप से ज़्यादा दूध देने वाली हाई मिल्किंग एनिमल जिनमें 20-20, 25-25 लीटर दूध देते हैं, उनमें यह बीमारी पाई जाती है। इसमें पशु के शरीर में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिससे मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है और शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत कम हो जाता है और धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से जानवर बिल्कुल निढाल हो जाता है। इसकी ईटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो ब्लड में सीरम कैल्शियम लेवल में कमी की वजह से ये मिल्क फीवर होता है। इसके 3 कारण हैं। ये पहला कारण क्या होता है कि जब बच्चा होता है, पार्चुरेशन होता है, तो उसमें क्या है, कैल्शियम के साथ में काफ़ी कैल्शियम कोलेस्ट्रॉम के साथ में निकल जाता है। दूसरा, एक का एक जब कोलेस्ट्रॉम के साथ में कैल्शियम निकलता है तो शरीर की हड्डियों में भी कैल्शियम की कमी आती है, वहाँ भी कैल्शियम जल्दी नहीं मिल पाता, ब्लड सर्कुलेशन में कैल्शियम कम हो जाता है। तीसरा, पशु के आहार में भी कमी रहती है, क्योंकि हम प्रॉपर उस टाइम पे कैल्शियम दे नहीं पाते, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन और रूमन, जिसमें पाचन होता है, रूमन और इंटेस्टाइन, इन दोनों की एक्टिविटी, क्रियाशीलता वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी कैल्शियम का शोषण कम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ये 3 अवस्थाएं इसमें होती है दोस्तों। एक तो ब्याने से पहले गर्भकाल के आखिरी दिनों में और ब्याने के दौरान, अभी ब्याही ब्याते ही हो गया 2 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे के अंदर। दूसरा होता है ब्याने के बाद में 48 घंटों में, ब्याह गई उसके बाद में 48 घंटों तक, कभी कभी 8 से 10 दिन तक ये बीमारी आ जाती है, उसको सेकंड स्टेज बोलते हैं। और तीसरी अवस्था होती है ब्याने के 6 से 8 सप्ताह बाद। ये बहुत कम पाई जाती है, रेयर पाई जाती है, पर दोस्तों ये भी किसी किसी पशु में ये बीमारी भी और इसी प्रकार की ये अवस्था भी पाई जाती है। अब दोस्तों कीटो मिल्क फीवर के जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये 3 अवस्था में बांटा गया है, प्रीपार्टम, सेकेंड स्टेज स्टर्नल रिकमेंसी और तीसरा है लेटरल रिकमेंसी। तो पहला स्टेज हम बात करेंगे प्रीपार्टम, जिसको एक्साइटमेंट भी बोलते हैं। ये ब्याने से जस्ट पहले उत्तेजित अवस्था में चला जाता है जानवर, उसी को ये एक्साइटमेंट स्टेज बोलते हैं। इसमें जानवर एक्साइट रहता है, टिटनेस जैसे सिम्टम्स दिखाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कुछ भी हाथ लगाने से इस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उसके शरीर में, सिर में, गर्दन में और पैरों में अकड़न हो जाती है। सिर को बार बार इधर उधर करता है, खींचता है, अपने दांत किटकिटाता है, जीभ को बाहर निकालता है, चारा नहीं खाता, पिछले पैरों में अकड़न जैसी हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे टिटनेस हो गया हो। दूसरी स्टेज, सेकंड स्टेज स्टर्नल रिकमेंसी होती है। इसमें क्या है, वो गर्दन मोड़कर बैठ जाता है, काफ़ी देर तक खड़ा रहना। और इस कंडीशन, जो फर्स्ट स्टेज की कंडीशन होती है, उसके बाद में पशु के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी ऑलरेडी थी, अब उसके अंदर वो स्थिति नहीं रहती, तो वो स्टर्नल रिकमेंसी बोलते हैं। जो सीना होता है, चेस्ट होता है, चेस्ट को ज़मीन पे लगा के और वो बैठ जाता है, और उसका शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर नापेंगे तो सब नॉर्मल टेम्परेचर चला जाएगा, टिटनेस और उत्तेजना रहेगी नहीं, बिल्कुल निढाल हो जाएगा, खड़ा होने की कंडीशन नहीं रहती, आँखें सूख जाती है, पिपल्स डायलेटेड हो जाती है। वो इसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वेनस प्रेशर, जुगुलर वेन होती है, उसमें भी प्रेशर कम होता है, तो हम आई वे लगाते हैं, उसमें भी काफ़ी कठिनाई होती है दोस्तों। रोमन की गति काफ़ी कम हो जाती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि काफ़ी देर से कैल्शियम की डिमांड रहती है, जिसकी वजह से रोमन काम नहीं करता, तो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। थर्ड स्टेज होती है लेटरल रिकमेंसी। इसमें पशु स्टर्नल की बजाय वो लेटा हुआ हो जाता है, खड़ा तो हो ही नहीं पाता। तीसरे स्टेज में क्या है, काफ़ी देर बैठा रहने की वजह से रोमन फर्मेंट होके और आफरा बन जाता है। वो इस कंडीशन के अंदर उस जानवर की ये कंडीशन हो जाती है कि अगर उसको जल्दी से जल्दी इलाज नहीं मिले 12 से 24 घंटों में, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। अब बात करते हैं इस बीमारी के डायग्नोसिस के बारे में। दोस्तों ये बीमारी ज़्यादातर ब्याने के बाद पशु की लकवा जैसी कंडीशन में होती है। ज़्यादातर केसेस में ये ब्याने के तुरंत पहले या थोड़ी देर बाद 4 से 6 घंटे के अंदर ही आ जाती है। इसके सिम्टम्स जैसे हम डिप्रेशन है, डलनेस है, कोमा है, रिकवेंसी है, इनएबिलिटी टू स्टैंड है, खड़ा नहीं होता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड फिसीज, कई बार दोस्तों पेशाब भी नहीं करता, फिसीज भी नहीं करता है, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी है, ब्लड में कैल्शियम कम है, तो सारे ऑर्गन काम धीरे धीरे करना बंद कर देते हैं, धीरे करते हैं, बहुत कम काम करते हैं, जिसकी वजह से पेशाब भी रुक जाता है और फिसीज भी रुक जाती है। पशु के तापमान में कमी आ जाती है, टेम्परेचर नापेंगे सब नॉर्मल दिखाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। मिल्क फीवर
कई ऐसी बीमारियां हैं जिनसे मिलता जुलता है दोस्तों। इसलिए जब भी इसको डायग्नोस करें तो ये निम्न बीमारियां जो मैं अभी बताऊंगा इनके बारे में भी एक बार दिमाग में रखें कि ये बीमारियां और ये बीमारी एक सी है, इसलिए हमें इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है। जैसे कीटोसिस है, ग्रास टिटेनी है, एसिडिक इंडाइजेशन है, ऑब्टूरेटर नर्व पैरालिसिस है, स्पाइनल इंजरी है, फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस है, टॉक्सिमिक कंडीशन है, सेप्टिक मेट्राइटिस में भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, डाउनर काउ सिंड्रोम में जानवर लेटर रिकमेंसी में चला जाता है, एक्सटर्नल रिकमेंसी में रहता है। तो दोस्तों इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के बाद हम ट्रीटमेंट पे जाएंगे। तो ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों इसमें कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 25% 450 ml की एक बोतल आती है, वो हम 1 ml प्रति किलो बॉडी वेट के हिसाब से स्लो आईवी जानवर को देंगे दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हम तेज़ गति से आईवी देते हैं जिससे हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कई बार तो जानवर की डेथ कंडीशन तक आ जाती है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि ये बहुत ही स्लो देनी है, स्लो आईवी देनी है। और अगर आपको लगता है कि उसकी हार्ट रेट बढ़ रही है और उसके बॉडी की मोटिलिटी ज़्यादा हो रही है तो उस कंडीशन में आप 10% मैग्नीशियम सल्फेट आईवी या सबकट भी दे सकते हो। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान रखने की ये है दोस्तों कि जब भी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट आईवी दो तो उस बोतल को थोड़ी देर के लिए हल्के गुनगुने पानी में रख लो ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर, जो उसका बोतल का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर आ जाए। और अगर आपको लगता है कि हाइपोकैल्शियमी के साथ हाइपोमैग्नीशिया में भी है तो इसमें अकेले कैल्शियम देने की बजाय कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट की काफ़ी ब्रांड की पैकिंग आती है, जैसे माइफेक्स है, वो आप दे सकते हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।